प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आधुनिक काल के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। पूर्व में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में परिचय किया। उसी कड़ी में हिंदी साहित्य के जो पुरोधा कवि हुए हैं उनमें सुमित्रानंदन पंत का प्रमुख स्थान है। छायावादी कवियों में ये प्रमुख स्तंभ के रूप में गिने जाते हैं और इन्होंने प्रकृति से ऐसा प्रेम किया कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। चलिए इनका संपूर्ण परिचय हम देखते हैं। सबसे पहले आधुनिक युग की जो नई काव्य धारा थी, जो विचारों से नई थी, भावों से नई थी और शिल्प से नई थी, उस काव्य धारा में पंत का क्या स्थान है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य की नूतन काव्य धारा का श्री गणेश छायावादी कविता से माना जाता है। हिंदी में छायावाद का प्रारंभ एवं प्रवर्तन करने का श्रेय तो श्री जयशंकर प्रसाद को है, परंतु छायावादी रचना शैली और छायावादी अनुभूति का प्रचार और प्रसार करने का सर्वाधिक श्रेय सुमित्रानंदन पंत को प्राप्त है। पंत ने काव्य के क्षेत्र में पदार्पण करते ही अपने चारों ओर द्विवेदीकालीन काव्य धारा के दर्शन किए थे। जैसे प्रसाद, हरिओद आदि पहले ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे और फिर खड़ी बोली की ओर अग्रसर हुए, वैसे ही पंत ने ब्रज भाषा की सहज सचिकण काव्य कुंज गली में कभी प्रवेश नहीं किया। उनकी दृष्टि में ब्रज भाषा इतनी प्राचीन और प्रभावहीन भाषा हो चुकी थी कि उसमें अपने मनोभावों को व्यक्त करना समीचीन न था। पंत ने पल्लव की भूमिका में ब्रज भाषा की अभावपूर्ण स्थिति की ओर संकेत करते हुए स्पष्ट लिखा है कि ब्रज भाषा की उपत्यका में, उसकी स्निग्ध अंचल छाया में सौंदर्य का कश्मीर भले ही बसाया जा सके, वहाँ चांदनी के झरने राशि राशि मोती बिखराते हों, विहग कुल का कलरव संपूर्ण पृथ्वी को स्वर के तारों से गूंथ देता हो, सहस्त्र रंगों की पुष्प सैया पर कल्पना का इंद्रधनुष अर्धसुप्त पड़ा हो, जहाँ सौंदर्य की वासंती नंदनवन का स्वप्न देखती हो, पर उसका वक्षस्थल इतना विशाल नहीं कि उसमें पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध, जलस्थल, अग्नि आकाश, ज्योति अंधकार, वन पर्वत, नदी घाटी, द्वीप, उपनिवेश, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक का प्राकृतिक सौंदर्य, देशों की वनस्पति, वृक्ष, पुष्प, पौधे, पशु पक्षी, विविध प्रदेशों का जलवायु, आचार व्यवहार सब कुछ समा सके, जिसके पृष्ठों पर मानव जाति की सभ्यता का उत्थान पतन, वृद्धि विनाश, आवर्तन विवर्तन, नूतन पुरातन सब कुछ चित्रित हो सके, जिसकी अलमारियों में दर्शन विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाजनीति, कला कौशल, काव्य नाटक सब कुछ सजाया जा सके। ब्रजभाषा की इस दयनीय एवं अभावपूर्ण स्थिति को देखकर पंत का कवि इस वृद्धा भाषा की ओर आकृष्ट नहीं हुआ, अपितु वह आरंभ से ही नवयौवना खड़ी बोली के साज श्रृंगार में लीन हो गया। उसे तुरंत नूतन सौंदर्य बोध, पद सौष्ठव और भाव सौष्ठव से अलग करके तत्कालीन युग के भावों को वहन करने तथा समर्थ एवं सशक्त बनाने में तल्लीन हो गया। इतना ही नहीं, पंत ने तत्कालीन खड़ी बोली को चित्रभाषा एवं चित्र राग से परिपूर्ण करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। कविवर पंत ने खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को दूर करके उसमें मृदुता एवं कोमलता का संचार किया। ऐसे ऐसे सस्वर शब्दों का चयन करके अपनी मधुर रागपूर्ण कविताओं का सृजन किया, जिनके शब्दों से भाव अनायास फूट पड़ते थे। सेव की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़ती थी।
जो अपने अपने भाव अपनी ध्वनि में आंखों के सामने चित्रित करने में पूर्ण समर्थ थी। कविवर पंत ने निस्संदेह खड़ी बोली का भाषा का अलौकिक श्रृंगार किया, उसे अभिनव पदावली से अलंकृत किया और बंगला तथा अंग्रेजी के नूतन प्रयोगों को हिंदी में लाकर खड़ी बोली भाषा की अभिव्यंजना शक्ति को अभिवृद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया। पंत की संपूर्ण कविता का मेरुदंड उनकी उर्वरा कल्पना शक्ति है। पंत कोमल एवं सुकुमार कल्पना के कवि हैं। उनकी यह कल्पना सर्वथा अजेय, अपराजित, अलौकिक एवं अद्भुत है। वह नूतन सृष्टि विधायिनी है। अपनी इसी अनुपम और अप्रतिम कल्पना के सहारे पंत जी ने प्रकृति की अत्यंत मनोरम झांकियां अंकित की हैं। पंत ने अपनी इसी सतरंगी कल्पना के बलबूते पर प्रकृति को चिर यौवना के रूप में अंकित किया है। पंत की चिर यौवना प्रकृति अलौकिक सौंदर्य से ओतप्रोत है और अनुपम सुकुमारता उसके अंग अंग में समाई हुई है। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि पंत ने प्रकृति के प्रत्येक धड़कन को सुना है, उसकी प्रत्येक गति को पहचाना है और उसके प्रत्येक परिवर्तन को अपनी खुली आंखों से देखा है। चूंकि पंत का प्रवर्तीय प्रदेश में जन्म लेने के कारण प्रकृति से सहज संबंध होना स्वाभाविक भी है। इसके साथ ही पर्वत प्रदेश की दिगंत व्यापी प्राकृतिक शोभा ने कवि के हृदय में प्रकृति प्रेम इतना अधिक जागृत कर दिया है कि वह आरंभ में तो प्रकृति का अनन्य पुजारी बना रहा, यहाँ तक कि मानवीय सौंदर्य में उसे वह आकर्षण, व मादकता व मोहकता दिखाई नहीं दी जो चिर यौवना प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य में विद्यमान है। इसीलिए वह तरुण उषा की अरुण अधखुली आंखों में बिंद जाता है, विजन निशा से खद्योतों के साथ खोलता है, कुमुद कला उसे किलकाती है, तारावली उसे रिझाती है और मरुत उसकी अलकों में चंचल चुंबन उलझाता है। कुसुम उसे हंसना सिखाते हैं, मृदु लहरों ने उसे पुलकाया है और मधुप बालिका ने उसके मानस को बहलाया है। वह पक्षियों के गुण गौरव गीतों को नित्य मधुर सुनता है और उसकी मधुर हृदय वीणा पर मधुर मधुर राग गाती है। मेघों में चमकती बिजली उसे मौन इंगित करती मालूम होती है और सुगंध के रूप में उसके पास कोई मौन संदेश भेजता है। इस प्रकार पंत ने अपने प्राकृतिक परिदृश्य को आरंभिक कविताओं में प्रकृति के सुंदर, चिर सुकुमार और चिर सचेतन रूप के सुंदर सुंदर चित्र अंकित करके खड़ी बोली कविता में प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण की एक अद्भुत और नवीन प्रणाली का श्री गणेश किया है और प्रकृति के प्रति एक नूतन आकर्षक एवं अनुपम मोह को जागृत करके हिंदी कवियों को प्रकृति के रमणीय चित्र अंकित करने के लिए प्रेरित किया है। इतना ही नहीं, पंत ने छायावाद को जो गुरुता, गंभीरता और नूतन अभिव्यंजना शक्ति प्रदान की है, उतना ही कार्य प्रगतिवाद के लिए भी किया है। प्रगतिवाद ने जैसे ही हिंदी काव्य क्षेत्र में पदार्पण किया, वैसे ही सर्वप्रथम पंत ने उसे अपना स्वर प्रदान किया, गति दी, मधुर राग रागनियों के द्वारा जनमानस तक उसके विचार को पहुंचाने का कार्य किया। नवीन लोक मानवता की गंभीर सशक्त चेतना के जागरण गान के स्थान पर प्रगतिवाद के में नंगे भूखे श्रमिकों, कृषकों के अस्थि पिंजरों के प्रति मध्यम वर्ग के आत्मकुंठित बुद्धिवादियों की मानसिक प्रतिक्रियाओं
का हुंकार भरा क्रंदन अधिक सुनाई पड़ने लगा। विचार दर्शन की दृष्टि से वह नवीन जन भावना को अभिव्यक्ति न देने के कारण केवल तात्कालिक परिस्थितियों के कोरे राजनीतिक नारों को बार बार दोहराकर उनका पृष्ठ पोषण करता रहा। अतः कवि ने उसे वाणी तो अवश्य दी, परंतु कुछ ही समय पश्चात अपना हाथ खींच लिया और भौतिकता के इस धुंधले अंधकार से कवि आध्यात्मिकता के प्रकाश की ओर बढ़ा, जिसमें उसे अरविंद के अंतश्चेतनावाद ने कुछ सहारा दिया और मानवता के व्यापक सांस्कृतिक समन्वय की ओर उन्मुख हो गया। इसके अनंतर पंत का कवि प्रौढ़ एवं अनुभव पक्व होकर मानव जीवन की मंगलमय उन्नयन और मानव जाति के परस्पर सम्मिलन के स्वर्ग के निर्माण में अविरल रूप से साधनारत हो गया। कविवर पंत की परवर्ती काव्य साधना में उनका यही रूप दृष्टिगोचर होता है। धन्यवाद। इस प्रकार कविवर पंत की काव्य उपलब्धियों को जब हम देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि पंत के कवि विहंग ने छायावाद के उन्मुक्त नील गगन में अपनी आँखें और पाँखें खोली, प्राकृतिक सौंदर्य पर लट्टू होकर कल्पना की ऊंची उड़ानें भरी, फिर छायावाद के गगन से यथार्थ की ठोस धरा पर उतरकर दीनहीन श्रमिकों और कृषकों के लिए गीत गाए। उसके उपरांत मानवता के मंगलमय उन्नयन के लिए कार्य आरंभ किया। इस संपूर्ण अवधि में कवि ने खड़ी बोली को जो मृदुता, कोमलता और सजीवता प्रदान की और बंगला तथा अंग्रेजी के नूतन प्रयोग किए, वह सर्वथा सराहनीय है। इतना ही नहीं, पंत ने स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आध्यात्मिकता से भौतिकता की ओर, जड़ता से सचेतनता की ओर, सर्वात्मवाद से जनवाद की ओर अग्रसर होकर युग के कदम से कदम मिलाते हुए खड़ी बोली काव्य को नवीन सौंदर्य बोध, कल्पना शक्ति, सजीव अनुभूति, प्रकृति प्रेम, कोमलता और रमणीयता, स्वरों की मधुर मिठास, विचारों की परिपक्वता, उच्च अभिव्यंजना शक्ति प्रदान की। इस सब के लिए कविवर पंत हिंदी की नूतन काव्यधारा में सर्वोच्च स्थान के अधिकारी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुमित्रानंदन पंत नवीन काव्यधारा में उच्च स्थान के अधिकारी हैं और उन्होंने काव्य में नवीन प्रयोग करके अपना श्रेष्ठ स्थान स्थापित किया। धन्यवाद।